नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। दोस्तों, जब तक ये वीडियो आप देख रहे होंगे, मुझे पूरा विश्वास है तब तक बीजेपी के अंदर बहुत खलबली मच चुकी होगी। चैनलों पर, सोशल मीडिया पर बीजेपी के प्रवक्ताओं, नेताओं के धड़ाधड़ बयान आ रहे होंगे और राहुल गांधी को लेकर एक से एक निशाना साध रहे होंगे। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी ने इशारों ही इशारों में वो कह दिया जो सुनना न मोदी जी को पसंद है, बीजेपी को भी पसंद नहीं। दरअसल राहुल गांधी ने आज भोपाल में अपने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और अपने कांग्रेस के नेताओं को संबोधित करते हुए इशारों ही इशारों में दरअसल अभी हाल ही में जो सीज फायर को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिए हैं, उन बयानों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को खूब सुनाई। एक तरह से इशारों में, इतिहास गिनाते हुए इशारों में कहीं ना कहीं गीदड़ कहने की कोशिश की और साथ में कंपैरिजन किया कि दरअसल कांग्रेस के जो नेता होते हैं, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, वो डरते नहीं, वो शेर नहीं, बब्बर शेर होते हैं। इंदिरा गांधी का उन्होंने एग्जाम्पल दिया था। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, एक चला था नरेंद्र डोंट सरेंडर, उसी का वर्जन, उसी को आगे बढ़ाते हुए राहुल गांधी ने आज मंच से ये बात कह दी। और मुझे ऐसा लगता है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अब तक जो भारत पाकिस्तान के बीच जो भी हुआ, उसके बाद सीज फायर हुआ, राहुल गांधी ने सवाल ज़रूर पूछे थे, लेकिन प्रधानमंत्री पर इतना सीधा और इतना तीखा हमला नहीं किया था। राहुल गांधी ने आज जो हमला किया है, इससे जाहिर सी बात है कि बीजेपी के अंदर खलबली इस वक्त मच चुकी होगी। तो इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। आपको एक समय याद होगा जब फोन कॉल नहीं आया था, 7th फ्लीट आई थी, 71 की लड़ाई में 7th फ्लीट आई थी, हथियार आए थे, एयरक्राफ्ट कैरियर आया था। इंदिरा गांधी जी ने कहा मुझे जो करना है मैं करूंगी। ये फर्क है, इनका कैरेक्टर है। ये सारे के सारे ऐसे हैं। आजादी के समय से। खैर, बीजेपी के अंदर जो इस वक्त हो रहा होगा वो आप तक पहुंच ही जाएगा, लेकिन हम ज़रा बात राहुल गांधी के भोपाल दौरे की और मध्य प्रदेश दौरे की करते हैं, उस पर वापस लौटते हैं। दोस्तों, एक ज़िद को पकड़ के उसको पूरा करने के पीछे अपना सब कुछ झोंक दिया जाए तो उसे क्या कहेंगे आप? हमारी देसी भाषा में तो उसे सनकी कहा जाता है। कहा जाता है कि इसकी सनक बड़ी खतरनाक है, जब किसी चीज़ के पीछे पड़ जाता है तो वो करके ही रहता है। अब अगर आपको किसी राजनीतिज्ञ को ये संज्ञा देनी हो तो अपने आसपास देखिए तो कौन सा शख्स आपको ऐसा नज़र आता है कि भाई ये बड़ा सनकी आदमी है, जो ठान लेता है वो करके रहता है, वो अपनी ज़िद पूरी करने के लिए किसी भी सीमा तक चला जाता है। तो आपके जहन में एक ही नाम आएगा, उस शख्स का नाम है राहुल गांधी। ये सनक राहुल गांधी को कहाँ पहुँचाएगी, ये सनक कांग्रेस को कहाँ पहुँचाएगी, मैं नहीं जानता। ये सनक फ़ायदा पहुँचाएगी कि नहीं पहुँचाएगी, ये भी मैं नहीं जानता। लेकिन जो देखने से लगता है, जो अब तक इस सनक के नतीजे आए हैं, वो तो कांग्रेस के लिए पॉजिटिव ही है। ये राहुल गांधी की सनक ही थी कि कहा मैं वो करूँगा जो अब तक इस देश में किसी नेता ने नहीं किया। देश को एक कोने से दूसरे कोने तक पैदल नापूंगा। घुटना जवाब दे रहा था, घुटना कह रहा था बस करो, घर बैठो, लेकिन कहा नहीं, जिद है तो पूरी करूंगा। लोगों ने कहा 2-4 दिन चलेगा फिर घर बैठ जाएगा।
किसी ने कहा आधा रास्ता पैदल चलेगा, आधा रास्ता तो गाड़ी में जाएगा। भाई अमीर बाप की औलाद है, कहाँ पैदल रास्ता नापेगा। अरे किसी ने कहा बस ये सब दिखावा है, जब 10 लोग साथ नहीं चलेंगे तो अपने आप ही बंद कर देगा। लेकिन हम सब ने देखा कि इन सब बातों को झुठलाते हुए राहुल गांधी आखिरकार तक कन्याकुमारी से कश्मीर तक पहुंच गए और वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था और राहुल गांधी को लेकर तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। फिर उसके बाद एक कोने से दूसरे कोने देश नापा, हालांकि वो आधा गाड़ी में आधा पैदल नापा, वो अलग चीज़ है। लेकिन ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, इस यात्रा का भारत की राजनीतिक इतिहास में एक अलग ही चैप्टर हमेशा रहेगा। एक शख्स वो भी था, क्योंकि यात्राओं ने भारत के राजनीतिक इतिहास में अब तक ये दर्ज है कि जब जब जिस नेता ने यात्रा की है, हमेशा उस नेता को उस यात्रा का फ़ायदा हुआ है। कईयों ने तो छोटी छोटी यात्राएं की, राहुल गांधी ने इतनी बड़ी यात्रा की, उसका फ़ायदा कुछ दिखा 2024 के चुनाव में, पूरा नहीं दिखा। लेकिन राहुल गांधी है कि मानते नहीं। वो जिद पूरी हुई तो फिर दूसरी जिद पकड़ ली कि अब तो मैं जातिगत जनगणना करा के छोड़ूंगा। ओपन चैलेंज, सरकार को ओपन चैलेंज करने लगे, कभी सदन में कभी सदन के बाहर। कहा ये तो होके रहेगी, आप नहीं कराएंगे तो हम कराएंगे। भाई साहब वो जिद भी पूरी, सरकार ने कह दिया कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे। और अब राहुल गांधी ने एक नई जिद पकड़ी है। अब वो जिद पकड़ी है कि मैं अब कांग्रेस का संगठन मजबूत करके रहूँगा, बदल के रहूँगा। अब इस जिद के चक्कर में राहुल गांधी ने पूरी कांग्रेस को नीचे से ऊपर तक हिला के रख दिया है। जो नेता एसी रूम से बाहर नहीं निकलते थे, जिन नेताओं से मिलने के लिए बहुत वेटिंग होती थी, आज वो सब नेता सड़क पर नज़र आते हैं, वो सब नेता लोगों से मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, वो सब नेता राहुल के आसपास अपनी हाजिरी दिखाते नज़र आते हैं। अपनी सनक को पूरा करने के लिए राहुल गांधी को दिल्ली में बैठ के निर्देश नहीं दे रहे, खुद ज़मीन पर उतर रहे हैं। और इस सनक का ही नतीजा है कि कांग्रेस के अंदर जो मिडिल ग्रुप नेता होते हैं, उनमें अचानक से पावर आ गई, अचानक से जोश आ गया है। और इसी सनक के चलते राहुल गांधी ने आज अपना 10 साल का एक तरह का व्रत भी तोड़ दिया। ये 10 साल का व्रत राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में जाके तोड़ा। अच्छा, मध्य प्रदेश के साथ भी ये 10 साल का भी अजब कॉम्बिनेशन है, अजब इत्तेफाक है। दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, चुनाव हारे तो उन्होंने कसम खाई कि वो 10 साल तक चुनाव नहीं लड़ेंगे। वो भाई साहब वो 10 साल तो पूरे हो गए, चुनाव भी लड़ा, लेकिन कांग्रेस सत्ता में नहीं लौटी, ये अलग बात है। अब राहुल गांधी ने भी 10 साल बाद आज वो किया जिसकी उम्मीद कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के वहाँ नेता बहुत वक्त से कर रहे थे। राहुल गांधी आज संगठन सृजन कार्यक्रम के तहत भोपाल पहुँचे, मध्य प्रदेश पहुँचे और 10 साल बाद, पूरे 10 साल बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर गए। जी हाँ, 10 साल बाद। राहुल गांधी यूँ तो मध्य प्रदेश कई बार गए होंगे बीच में, लेकिन पार्टी के दफ्तर 10 साल बाद गए। अच्छा, वहाँ भी देखिए, अब मैं कहना राहुल गांधी छींक भी मारते हैं ना, तो दूसरी तरफ ना जाने क्यों तकलीफ से हो जाती है। फिर कहते हैं राहुल गांधी की कोई वैल्यू नहीं है, राहुल गांधी नॉनसेंस है, ये है। लेकिन वो छींकते भी है तो वहाँ बीजेपी में दिक्कत आ जाती है, ऐसा लगता है बीजेपी में भूचाल आ गया। अब राहुल गांधी आज 10 साल बाद भोपाल में कांग्रेस के दफ्तर पहुँचे तो जाहिर सी बात है, कांग्रेस दफ्तर के बाहर उनकी दादी इंदिरा गांधी की मूर्ति लगी है, तो पुष्प अर्पण उन्होंने किए। अब पुष्प अर्पण करते हुए उन्होंने जूते नहीं उतारे, बस इसी चीज़ की तकलीफ वहाँ के मुख्यमंत्री मोहन यादव को हो गई और पेलने लगे ज्ञान कि ऐसा नहीं होता, ये भारत की संस्कृति नहीं है, कम से कम अपनी दादी को पुष्प अर्पित करते हुए जूते तो उतारने चाहिए थे। मोहन यादव जी भूल गए शायद कि प्रधानमंत्री के और गृह मंत्री अमित शाह की कितनी ही तस्वीरें ऐसी हैं जहां उन्होंने जूते नहीं उतारे, सदन में भी सदन के बाहर भी। ताज़ा तस्वीर, ताज़ा याद मोहन यादव को मैं दिला देता हूं। अभी जब पहलगाम में जो आतंकियों ने लोगों की जान ली थी, उसके बाद जब उनको पुष्प अर्पण कर माल्यार्पण करने या श्रद्धांजलि देने जब गृह मंत्री गए थे, वो तस्वीर आपने देखी होगी।
तब उन्होंने क्यों नहीं जूते उतारे थे? वहाँ केसी वेणुगोपाल गए थे, उन्होंने भी नहीं उतारे थे। मैंने दोनों कहा था, दोनों लोगों ने जूते तक उतारने की जहमत नहीं उठाई। लेकिन राहुल गांधी ने अपनी दादी को पुष्प अर्पण करते हुए जूते नहीं उतारे, ये तकलीफ मुख्यमंत्री को हो गई। खैर वही ना, मैंने कहा छींक भी मारे तो तकलीफ होती। खैर अब राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में आज पहुंचकर एमपी, विधायक और जो जितने संगठन के लोग हैं और जिलाध्यक्ष जो हैं अभी, और भी पदाधिकारियों सबके साथ बैठक करी। और मध्य प्रदेश को उन्होंने, मुझे ऐसा लगता है कि गुजरात के बाद नंबर 2 पर मध्य प्रदेश को रख लिया है। उसकी भी एक खास वजह है। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के विचारधारा के जो लीडर्स हैं, उनकी कोई कमी नहीं है। ये भरा पड़ा हुआ है। इसी कमरे में बीजेपी को हराने का टैलेंट बैठा हुआ है। मगर 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 आपके हाथ बंधे हुए हैं। बंधे क्यों हैं? क्योंकि आपकी आवाज कांग्रेस पार्टी के संगठन में ठीक से नहीं सुनाई देती है। ये हमारी सेना है, ये लड़ने के लिए तैयार है, ये मरने के लिए तैयार है। बीच में 2-3 लोग उल्टे सीधे बयान देते रहते हैं। अब कोई ऐसे लोग हैं जो फ्रस्ट्रेशन में दे देते हैं, कोई ऐसे लोग हैं जो थोड़ा बीजेपी का भी काम कर लेते हैं। और हमें कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी होगी। तो वर्किंग कमेटी ने निर्णय लिया है कि शुरुआत डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के पोस्ट से होगी। दरअसल ये जो बैठक से तस्वीरें सामने निकल के आई है, उस बैठक में एक संदेश साफ निकलता है। जहां राहुल गांधी भी नीचे बैठे हैं, सब नीचे बैठे। उस बैठक से राहुल गांधी ने ये संदेश तो ज़रूर दे दिया कि कुर्सी का खेल अब कुर्सी पर बैठकर नहीं होगा। अगर कांग्रेस नेताओं को कुर्सी चाहिए तो ज़मीन पर उतरना होगा। ज़मीन पे उतरो, मेहनत करो, कुर्सी हासिल करो। यही मूल मंत्र है बीजेपी को हराने का, यही मूल मंत्र है सत्ता में आने का। अब बात जो मैंने पहले कही थी कि गुजरात के बाद मध्य प्रदेश क्यों, देखिए ये शायद मैं पहले कई बार बता चुका हूँ, आपको मालूम भी है कि गुजरात राहुल गांधी ने क्यों अपना ड्रीम सियासी प्रोजेक्ट बनाया है। वो इसलिए कि अगर गुजरात में कांग्रेस कामयाबी हासिल करती है तो ये जो गुजरात लॉबी का पूरा ताम झाम है, पूरा एक हवा है, वो तहस नहस हो जाएगा। वो कागज़ों की मीनार ढह जाएगी, पूरे देश में ढह जाएगी। ये राहुल गांधी जानते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि उनके सबसे मजबूत किले गुजरात को भेदना। गुजरात संघ की भी लेबोरेटरी कही जाती है। संघ के सारे जितने परीक्षण होते हैं गुजरात में होते हैं। लेकिन अगर गुजरात के बाद संघ की कोई सबसे बड़ी प्रयोगशाला है तो वो मध्य प्रदेश है। जितना मजबूत गुजरात है उतना ही मजबूत बीजेपी ने फिलहाल मध्य प्रदेश को बना रखा। मध्य प्रदेश में भी पिछले कितने सालों से लगातार बीजेपी सत्ता में है। अब सोचिए, गुजरात के बाद राहुल गांधी की सनक की बात फिर आऊँगा मैं कि सनक कैसी है। कोई और नेता उनकी जगह होता तो आज की डेट में कांग्रेस को अगर रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी से मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सबसे पहले वो आसान राज्य चुनता, वहाँ पहले काम करता है। जैसे पंजाब, हिमाचल, केरल या और जो राज्य हैं, उत्तराखंड, राजस्थान, ऐसे राज्यों से शुरू करता। लेकिन नहीं, राहुल गांधी तो सन की है ना, कहा मैं सबसे मुश्किल राज्य चुनूंगा, देखा जाएगा आर या पार जो होगा देखा जाएगा, लेकिन सबसे मुश्किल लड़ाई शुरू करूंगा। तो सबसे पहला मुश्किल किला गुजरात चुना और उसके बाद दूसरे नंबर का सबसे मुश्किल किला मध्य प्रदेश चुन लिया। अब मध्य प्रदेश में पहुंचकर राहुल गांधी ने संदेश किसको दिया? संदेश उनको दिया जो अक्सर
उनकी काबिलियत, उनकी लीडरशिप और कांग्रेस के भविष्य को लेकर सवाल खड़े करते नजर आते थे। आज वही नेता राहुल गांधी जब भोपाल पहुंचते हैं तो एयरपोर्ट से लेकर पार्टी दफ्तर तक उनके आसपास घूमते नजर आए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है राहुल गांधी ने अब मन बना लिया है कि जीतू पटवारी जिस शख्स को मध्य प्रदेश की कमान सौंपी है उस पर पूरा भरोसा राहुल गांधी को है, क्योंकि जीतू पटवारी ने जिस वक्त पार्टी की कमान संभाली थी उस वक्त पार्टी की हालत क्या थी। कमलनाथ के नेतृत्व में पार्टी चुनाव हार चुकी थी, जीता चुनाव हारी। उसके बाद कमलनाथ अपने बेटे समेत बीजेपी के दरवाजे तक पहुंच चुके थे। कांग्रेस ऑलमोस्ट मृतशैया पर थी मध्य प्रदेश में, कोई नाम लेवा ऐसा लग रहा था कि नहीं रहेगा। उस वक्त में राहुल गांधी ने जिस शख्स पर भरोसा किया वो जीतू पटवारी। जीतू पटवारी में हो सकता है संगठन के तौर पर बहुत कमियां हो, नेतृत्व को लेकर हो सकता है वो अभी इतने मैच्योर नहीं हो कि सबको साथ लेकर चले, लेकिन एक क्वालिटी उस शख्स में मैं पहले दिन से देख रहा हूँ। वो क्वालिटी है कि जितने आप पूरे देश में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देख लीजिए, सबसे ज़्यादा अगर कोई सड़क पर आपको दिखेगा तो वो जीतू पटवारी है। मैं ये नहीं कह रहा कि जीतू पटवारी बहुत महान नेता है, बहुत ज़बरदस्त, मुझे वो नहीं मालूम, मैं उनको पर्सनली जानता भी नहीं, लेकिन एक पत्रकार के नाते जो मेरी नज़र देखती है तस्वीरों से, खबरों से, वीडियो से, उसमें मुझे जीतू पटवारी रोज़ सड़क पर नज़र आता है, रोज़ किसी न किसी समस्या को लेकर लड़ता नज़र आता है। और ऐसा ही शख्स तो अभी कांग्रेस को चाहिए, ऐसे ही नेता तो राहुल गांधी को चाहिए, जो दफ्तर में न बैठकर ज़मीन पर लड़ाई लड़े और साथ में उम्र भी जिनके साथ हो। इसलिए वो जो नेता आसपास हाजिरी लगाने की कोशिश कर रहे थे, राहुल गांधी उन्हें इग्नोर करते हुए दिख रहे थे। और जीतू पटवारी के कंधे पर जब हाथ रखते हैं तो उस हाथ रखने का मतलब यही होता है कि मुझे तुम पर भरोसा है और बस मेरे भरोसे को टूटने मत देना। राहुल गांधी जानते थे कि मध्य प्रदेश में जितने घाघ नेता कांग्रेस के अंदर हैं उतने कहीं और नहीं हैं। वो जानते हैं कि जिला अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर ये घाघ नेता अपनी अपनी गोटी सेट करेंगे, इतना आसान वहाँ नहीं है जिला अध्यक्षों को नियुक्त करना। इसलिए राहुल गांधी ने ये जिम्मा अपने हाथ लिया। इसलिए राहुल गांधी ने अपनी देख रेख में जिला अध्यक्षों का जो पर्यवेक्षक जो चुने हैं जिला अध्यक्ष चुनने के लिए, उनको संबोधित किया और एक संदेश दिया कि कोई प्रेशर काम नहीं करना चाहिए, ईमानदारी से जिस काम के लिए चुना है वो काम कीजिए। क्योंकि इसकी एक वजह भी है, इसकी वजह है कि गुजरात से जो खबरें आ रही है वो राहुल गांधी को डिस्टर्ब करती है। गुजरात में प्रोसेस शुरू हुआ जिला अध्यक्षों को चुनने का, सबसे पहले कांग्रेस ने वहाँ से शुरू किया और 28 मई तक चुने जाने थे। आज 28 मई की जगह डेट क्या हो गई आप देख लीजिए, अभी तक वहाँ सूची नहीं बनी, क्योंकि वहाँ पर्यवेक्षकों ने शिकायत की है कि जो स्थानीय नेता है वो इंटरफेयर कर रहे हैं, वो प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके लोगों को जिला अध्यक्ष बनाया जाए। ये राहुल गांधी के पास ये रिपोर्ट पहुंच चुकी है। इसलिए राहुल गांधी ने गुजरात में फ़िलहाल रोक दिया उसको, जब तक क्लियर पर्यवेक्षक जिनको रेकमेंड करते हैं अगर जब तक वो नहीं बनते तब तक नहीं वहाँ पर लिस्ट जारी की जाएगी। इसी प्रेशर को टालने के लिए राहुल गांधी भोपाल पहुँचे, मध्य प्रदेश पहुँचे और पर्यवेक्षकों को ये सीधा मैसेज दिया, नो प्रेशर, सीधा सच और सटीक, जो मैं चाहता हूँ, जो पार्टी चाहती है वैसे नेता चुन के लाइए, वैसे जिला अध्यक्ष लाइए। ये है नया राहुल गांधी की नई कांग्रेस की नई सोच। अब आप इसको सनकपन कहिए, इसको आप डेस्परेशन कहिए, इसको आप जोश कहिए, इसको आप नई रणनीति कहिए, जो मर्जी कहिए, जो आपको सूट करता है वर्ड वो बोलिए, लेकिन हकीकत ये है कि अब वो कॉम्प्रोमाइजिंग पॉलिटिक्स से राहुल गांधी बाहर आ चुके पार्टी को लेकर। अब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। अब अगर राहुल गांधी को कहीं से कोई प्रेशर करके कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए अगर मजबूर किया जाएगा तो मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी राजनीति ही छोड़ देंगे।
क्योंकि अब राहुल गांधी इतना आगे बढ़ चुके हैं इस मामले में कि अब सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे बलिदान नहीं देना चाहेंगे। अब राहुल गांधी जानते हैं कि इस बार अगर मैं पीछे हटा तो उनकी क्रेडिबिलिटी भी ख़त्म, कांग्रेस भी ख़त्म। उससे बेहतर राहुल गांधी राजनीति को अलविदा कहना ज़्यादा बेहतर समझेंगे। इसका ताज़ा उदाहरण ये भी है कि राहुल गांधी क्यों झुकने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी कैसे अब आप अपने जिद पर अड़ गए हैं। असम की तरफ जाइए। असम में एक जो पुरानी लॉबी है दिल्ली में बैठी AICC की, वो पूरा जोर लगा रही थी कि गौरव गोगोई को वहाँ चेहरा ना बनाया जाए, क्योंकि वो जानते थे कि अगर ये नई जनरेशन के लड़के लीड करने लगेंगे और कहीं जीत गए तो फिर कांग्रेस पर इनका कब्जा हो जाएगा या ये हावी हो जाएंगे। ऐसे में ये पुराने घाघ निपटते जाएंगे। कन्हैया कुमार कृष्णा अल्लावरू बिहार में है। दिक्कत तो उनसे भी थी, लेकिन उनसे ज़्यादा दिक्कत इसलिए नहीं हो रही कि भाई चलिए वहाँ जूनियर पार्टनर है, वहाँ अकेले के दम पे सरकार तो नहीं बनेगी। लेकिन असम में तो अकेले के दम पे सरकार बनने के चांस है। और अगर गौरव गोगोई वहाँ कांग्रेस को सत्ता में ले आते हैं तो गौरव गोगोई के आगे फिर ये दिल्ली के AC रूम वाले नेता कहाँ टिक पाएंगे। लेकिन राहुल गांधी ने कहा अब तो यही होगा, अब कोई दबाव नहीं, सीधा सपाट युवा, OBC, दलित, महिला, 50 साल से नीचे के, इन सब को मौका दिया जाएगा और कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाएगा। इसलिए राहुल गांधी अपनी सनकपन में किसी हद को भी पार करने के लिए तैयार दिख रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में आपकी राय भी जानना चाहूँगा कि आपकी राय क्या है। नमस्कार।